अरे ये कपड़े मेरे साथ उठा लो, ये बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठेंगे। तुम्हारे मामू घर से बाहर रहते हैं और मैं घर में अकेली होती हूँ। अब हम दोनों जो मर्जी करें, कोई नहीं रोकेगा। मामी जान, मुझे अपने कमरे में थोड़ा सा डर लगता है। रात को अकेला अच्छा नहीं लगता। क्या मैं आज रात आपके कमरे में आपके साथ सो सकता हूँ? अरे मेरे प्यारे भांजे, डरने की कोई बात नहीं। आज से नहीं, अब हम दोनों एक ही कमरे में सोया करेंगे। चाची जी, मुझे अपने कमरे में थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या मैं आज रात आपके साथ आपके कमरे में सो सकता हूँ? चाची जी, अगर आपके पाँव में दर्द है तो क्या मैं आपके पाँव दबा दूं? हाँ बेटा, दर्द काफी है, तुम दबा दो। जहाँ जाती है मैं आपको दबाता हूँ। अगर कहीं और दर्द है तो मैं वहां पर भी दबा देता हूँ। इसी वजह से जब भी शाम ढलने लगती, आंटी मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी। उस दिन घर में हम दोनों ही अकेले थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर बिजली कड़क रही थी और हवा दरवाजे हिला रही थी। आर्यन, जरा मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जैसे ही उनके कमरे में पहुंचा, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह हल्के हल्के कांप रही थी और कमरे की लाइट बार बार झपक रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह सच में अंधेरे से डर गई हैं, लेकिन उनकी बेचैनी में जैसे कोई अनकही बात छुपी हुई महसूस हो रही थी। मेरे मामा 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे और मैं छुट्टियां बिताने पहली बार उनकी शादी के बाद उनके घर आया था। मम्मी पापा मुझे भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन कई साल बाद मामा से मिलने की खुशी में मैंने उन्हें मना लिया। पर घर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा माहौल महसूस होने लगा था। आंटी की आंखों में जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य था। कभी लगता था कि वह कुछ कहना चाहती हैं और कभी लगता था कि वह खुद किसी अनजाने डर में उलझी हुई है। मुझे इसमें क्या पता था कि यहाँ आई यह तूफानी रात मेरे जीवन का एक अलग ही मोड़ बनने वाली है। मामा के घर के बाहर हम पहले भी ताला लगा देख चुके थे और मामा ने फोन पर बस इतना कहा था कि आर्यन को घर के अंदर जाने देना, आंटी उसे सब समझा देंगी। लेकिन मामा किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे ये मैं समझ नहीं पाया था। मामा और आंटी शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे और कहा था कि उन्हें लौटते लौटते थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए मैं और पापा घर के बाहर ही उनका इंतजार करते रहे। करीब 2 घंटे बाद दोनों वापस आए। पापा ने सड़क पर ही मामा से बात की और फिर अपने घर लौट गए। आंटी ने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था और मामा की बाइक पर चुपचाप बैठी थीं। जैसे ही हम घर के अंदर आए, आंटी ने स्कार्फ उतारा और मेरी नजर अनायास ही उन पर चली गई। वह आंटी बहुत शांत लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि मामा बिल्कुल सादे रंग और सीधे सादे इंसान थे। शायद मैं उन्हें थोड़ी ज्यादा देर तक देखता रह गया था। तभी मामा हंसते हुए बोले, अरे भांजे, कहाँ खो गए हो? मैं कब से बुला रहा हूँ। मैं चौंक गया और बोला। कई सालों बाद मिलने की खुशी दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद आंटी भी मेरे पास आई और बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया। यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन अजनबियत का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। मामा के घर आए मुझे 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में आंटी ने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की कि मुझे लगा जैसे मैं यहाँ कई दिनों के लिए रहने वाला हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यही जगह मेरी जिंदगी को एक अलग रास्ते पर ले जाने वाली है। तीसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। मैं कमरे से बाहर आया तो देखा कि मामा अपना बैग पैक कर रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, मामा, आप इतनी सुबह बैग क्यों पैक कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? मामा ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, मुझे एक बहुत जरूरी काम से 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं चौंक गया। क्या बात है मामा? मुझे यहाँ आए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। मैंने कहा, मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। इस पर मामा ने कम आवाज में कहा, आर्यन, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं तो मुझसे बड़ा नुकसान किसी का नहीं होगा। यही काम मुझे आगे एक अच्छा पद दिला सकता है। उनकी बातों में सच्चाई और जिम्मेदारी साफ महसूस हो रही थी। मैं चुप हो गया और बोला, ठीक है मामा, शाम तक मैं पापा को बुला लेता हूँ, फिर मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। जब आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरा रुकना भी ठीक नहीं लगेगा। मामा ने सिर हिलाया और बोले, नहीं आर्यन, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले घर जाओ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम्हारी आंटी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मामा आगे बोले, आंटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो तुम बिना झिझक उनकी सहायता करना, चाहे समय कोई भी हो। मैं उस समय उनकी बातों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाया था। बस इतना लगा कि वह सच में आंटी के डर की चिंता कर रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि शादी के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर लग सकता है। मैंने सिर्फ जोश में आकर कहा, ठीक है मामा, मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद मैंने मामा का बैग पैक करने में मदद की और हम उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गए। एयरपोर्ट जाने से पहले मामा ने मुझे गले लगाया
उन्हें विदा करके मैं और आंटी दोनों चुपचाप घर वापस आए। इस चुप्पी में भी एक अनकही सी उलझन साथ चल रही थी। घर लौटने के बाद अब घर में सिर्फ मैं और आंटी थे। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में मामा के साथ पूरा शहर घूमूंगा, मजाक करूंगा, लेकिन उनके अचानक बाहर जाने से मेरा पूरा प्लान बदल गया। मुझे नहीं पता था कि इन छुट्टियों में जो अनुभव मुझे मिलने वाले थे वे मामा से नहीं बल्कि आंटी से जुड़े होने वाले थे। उस रात जब मामा चले गए, मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। थोड़ी देर बाद मन ऊब गया तो सोचा हॉल में जाकर टीवी देख लेता हूँ। मैं टीवी ऑन करके बैठा ही था कि आंटी मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, मामा के जाने के बाद तुम्हारा मन घर में लग नहीं रहा है ना? उनकी बात बिल्कुल सही थी। आंटी बोली, चलो थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, माहौल भी बदल जाएगा। यह कहकर उन्होंने स्कूटी निकाली और मुझे रात की हल्की ठंडी हवा में आइसक्रीम खिलाने ले गईं। हम सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। मैं स्कूटी के पीछे बैठा था और हवा में हल्की ठंडक थी। सड़क पर अचानक एक झटका लगा तो मेरा हाथ अनजाने में आंटी की पीठ के पास चला गया। मैं घबराकर तुरंत हाथ पीछे कर लिया। आंटी ने पीछे मुड़कर नरमी से कहा, आर्यन, घर जाएंगे, मजबूती से बैठो। फिर उन्होंने सिर्फ स्कूटी का क्लच अपने पास ठीक कर दिया ताकि मैं डगमगा न जाऊं। मगर यह सब सिर्फ एक पल का था, कोई और बात नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैं संभल कर बैठ सकूं। आंटी के इस व्यवहार में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक घर की बड़ी की तरह की चिंता थी। आइसक्रीम खाकर हम घर लौटे। जैसे ही दरवाजा खोला, अचानक लाइट चली गई और घर गहरे अंधेरे में डूब गया। मैं अंधेरे में आंटी के ठीक पीछे था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बाहर भी गरज चमक शुरू हो गई। तभी आंटी घबराकर मुड़ी और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आर्यन, अंधेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनकी आवाज में सच्चा डर था। उनके कांपते हाथ मेरे कंधे पर थे। मैं तुरंत बोला, आंटी घबराइए मत, मैं हूं ना। पहली बार मुझे समझ आया कि मामा ने क्यों कहा था कि आंटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है और उनका ध्यान रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। आंटी लगभग 5 मिनट तक मेरा हाथ पकड़े रहीं, जैसे उन्हें तब तक सहारे की जरूरत थी। फिर अचानक लाइट आ गई। लाइट आते ही आंटी जैसे होश में आई और तुरंत पीछे हट गई। मुझे माफ करना, इतना कहकर वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि अभी जो हुआ वह क्यों हुआ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं और क्या नहीं। कुछ देर बाद मुझे मामा की वह बात याद आई जो वह घर से निकलते वक्त कहकर गए थे कि आंटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है और उनका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। उस रात मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही आंटी बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगी। आंटी काफी मॉडर्न थी और मैं एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का था, इसलिए उनका अंदाज और उनका व्यवहार मुझे बहुत अलग लगता था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा आंटी किचन में चाय बना रही थी। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी झिझक हुई और आंटी भी मुझे चुपके से देख रही थी। हमारे बीच हल्की सी खामोशी फैल गई थी, जैसे पिछली रात की बात दोनों के मन में चल रही हो। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो आंटी ने अचानक मुझे पास खींचकर हल्के से गले लगा लिया। मैं चौंक गया क्योंकि रात वाला दृश्य अभी भी दिमाग में था। आंटी हंसते हुए बोली, आर्यन, इतना शर्माने की क्या बात है? कल रात मैं सच में बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर देना। फिर वह मुस्कुरा कर बोली, और हाँ, आज जो मैंने तुम्हें गले लगाया वह तो मैं बस मजाक में कर रही थी। तुम घर के बच्चे जैसे हो तो थोड़ा बहुत नटखटपन तो चलता है ना। उनकी इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दिया। आंटी ने फिर हल्के से मजाक में मेरे कंधे को पकड़ा, जैसे वह माहौल हल्का करना चाहती हूँ। लेकिन उनके इस अंदाज से मेरे मन में कई तरह के नए एहसास जागने लगे। ये एहसास नए भी थे और थोड़े उलझाने वाले भी। मुझे भी महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ और आंटी का व्यवहार मुझ पर गहरी छाप छोड़ रहा था। शायद मामा को अंदाजा नहीं था कि ऐसी स्थिति भी बन सकती है। कुछ दिनों बाद एक शाम मुझे अचानक कुछ खाने का मन हुआ तो मैंने सोचा ये बात आंटी को बता दूं और उनके कमरे की तरफ गया। आंटी का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं झिझकते हुए धीरे से अंदर चला गया। उस समय अनीता आंटी बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी और मोबाइल में कुछ पढ़ रही थी। उनके लेटे होने का अंदाज ऐसा था कि देखते ही मुझे हल्की सी झिझक हुई। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर धीरे से बोला, आंटी, लेकिन वह सुन नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी गंभीर बात में खोई हुई है। हिम्मत करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा और जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखी मैं अचंभित रह गया। आंटी शायद कोई पुरानी पारिवारिक जानकारी या बहुत निजी दस्तावेज पढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर गंभीरता और हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह किसी मुश्किल सोच में हो। मुझे लगा इस स्थिति में उन्हें देखना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुरंत पीछे हटकर दरवाजे के पास आ गया
और इस बार जोर से कहा, आंटी। आंटी अचानक चौंक गई। उन्होंने जल्दी से मोबाइल बंद किया, दुपट्टा ठीक किया और खड़ी हो गई। मुझे सामने देखकर वह थोड़ी घबरा भी गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है आर्यन? मैंने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, ऐसे ही आया था। मैं तो बस वैसे ही और मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे तक जाते हुए बार बार आंटी का वह गंभीर रूप मेरे मन में आ रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक लाइट चली गई और आंटी ने मुझे जोर से आवाज लगाई। उनकी आवाज में डर साफ था। मैं तुरंत उनके कमरे की तरफ गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, उन्होंने घबराहट में मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी उस समय भी काफी परेशान लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, आंटी सब ठीक है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, जब तक लाइट नहीं आती क्या तुम मेरे कमरे में रह सकते हो? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। मैंने सोचा और फिर वहीं रुकने का फैसला किया। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। आंटी अपने बीते दिनों के बारे में बता रही थीं कि वह और मामा जल्द ही शादी करने वाले थे और उन्होंने 1 साल पहले एक दूसरे को जानना शुरू किया था। आंटी की बातों से यह भी पता चला कि मामा ने पिछले 1 साल में बहुत तरक्की की थी और इसी वजह से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ था। बातें करते करते काफी समय निकल गया। जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि घर में हम दोनों ही थे और पिछले कुछ दिनों में आंटी का साथ मुझे भी अपनापन देने लगा था। उनके पास रहने से मुझे अजीब सा मानसिक सुकून मिलता था। उस रात लगातार बारिश हो रही थी। कमरे में अंधेरा था। नींद में मेरी आंखें खुली तो माहौल बिल्कुल शांत था। सुबह जागा तो खुद को बहुत तरोताजा महसूस किया, जैसे अच्छी नींद ने सारी थकान मिटा दी हो। आंटी भी सुबह काफी शांत और संतुष्ट दिख रही थी। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो शायद कई दिनों बाद दिखा था। नाश्ता करते समय आंटी मुझसे बातें कर रही थीं। उन्होंने बताया कि बारिश के दिन चल रहे हैं, इसलिए मामा के आने तक अगर मैं चाहूं तो उसी कमरे में सो सकता हूं। मामा जाते समय कहकर गए थे कि अगर आंटी को किसी चीज में मदद चाहिए तो बिना झिझक करना। इसलिए मैंने भी मन में झिझक न रखते हुए आंटी के पास रहने का फैसला किया। रात को आंटी मुझसे बातें कर रही थीं, लेकिन तभी एक बात पर मेरा ध्यान गया। मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। बातों के दौरान मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आंटी के कमरे में जाकर सोने लगा। हालांकि आंटी कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि असल में हो क्या रहा है। उनकी गंभीरता और उनका व्यवहार मेरे मन पर असर डालने लगा था। लेकिन एक और बात महसूस होने लगी। मामा के बाहर जाने के बाद आंटी लगातार फोन पर व्यस्त रहती थीं, जैसे कोई अहम बात छुपा रही हो। तभी अचानक मेरे पेट का दर्द फिर बढ़ने लगा। मैंने पापा को कॉल किया और कहा कि मैं घर आने वाला हूँ। यह सुनकर आंटी थोड़ी घबरा गई और बोली, क्या तुम्हारे मामा ने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे अकेला छोड़ना? तुम अभी नहीं जा सकते? उनकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। कौन सा रिश्ता, कौन सी जिम्मेदारी? जब मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते आर्यन। आंटी ने मुझे घर न जाने देने की जिद पकड़ ली, लेकिन मेरा पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं ये सब आंटी को बताने में हिचकिचा रहा था। रोज मेरा दर्द और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। आंटी रोज किसी न किसी बहाने से खुश रहने का दिखावा कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ असल में क्या हो रहा है। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मामा गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। शाम के 7 बजे घर की बेल बजी। बेल की आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने देखा कि आंटी मेरे पास ही बैठी सो रही थीं। उनका हाथ मेरे कंधे पर टिका हुआ था। बेल लगातार बज रही थी, इसलिए आंटी दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर आंटी घबरा गईं। एक अफसर ने उनके हाथ में एक फाइल दी और कहा, मैडम, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मेरे पीछे से पापा अंदर आए और उनके साथ मामा भी थे। मामा के हाथ में बैग था। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मामा, आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर गए थे, आप यहाँ कैसे? मैंने पापा से पूछा, पापा ये सब क्या हो रहा है? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। वहां एक महिला के बारे में जानकारी मिली जिसे कई लोग खोज रहे थे। पहले तो मैंने पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें देखी तो मुझे शक हुआ। पापा आगे बोले, बाद में पता चला कि तुम्हारे मामा ने अपना नाम और पहचान बदलकर अनीता से शादी की थी और दोनों कई लोगों को गलत वादों में फंसा रहे थे। मामा की कॉल रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने यह सब जांच में निकाल लिया और पापा को पूरा सच पता चल गया। तभी मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। मामा ने मुझे कुछ ऐसा पिला दिया था
जिससे मैं कमजोर हो जाऊं, और शायद आंटी भी इसी योजना का हिस्सा थी। रात की थकान और अजीब सी बेचैनी भी इसी वजह से थी। मामा और आंटी ने रिश्तों की कोई परवाह नहीं की। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में दोनों अंधे हो गए थे। अब सब साफ हो गया था कि मामा ने 1 साल में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो मामा के प्यार में उनके घर छुट्टियां बिताने आया था, लेकिन उन्होंने आंटी के साथ मिलकर मुझे धोखा दे दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि पापा ने इस पूरे मामले की जांच की। मुझे लगता है कि आजकल के समय में रिश्तों, प्यार और भरोसे की कोई कीमत नहीं रह गई है। लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मामा ने मुझे समझाया कि जिंदगी में हर अच्छा चेहरा सच्चा दिल नहीं रखता। कभी कभी जिन लोगों को हम अपना मान लेते हैं वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं।